अब हम गैंग्रीन को देखेंगे और गैंग्रीन को सीखेंगे, गैंग्रीन को समझेंगे और गैंग्रीन क्या होता है वो जानेंगे और गैंग्रीन का क्या ट्रीटमेंट है, क्या जो भी है, कैसे उसको ट्रीट करना है, उसका पैथोलॉजी क्या है, जो भी है, ऑल एंड ऑल हम गैंग्रीन स्टार्ट करते हैं। गैंग्रीन कैसा दिखता है, ऑल इंफॉर्मेशन, प्रिवेंशंस एंड ट्रीटमेंट्स अबाउट गैंग्रीन है। द टॉपिक इज गैंग्रीन, दिस इज गैंग्रीन। ओके, तो चलते हैं, देखते हैं। दिस इज द ओवरव्यू ऑफ गैंग्रीन। सबसे पहले क्या, ओवरव्यू में क्या आ रहा है, डेप्थ ऑफ बॉडी टिश्यू इधर ड्यू टू ब्लड फ्लो और सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन, है ना। गैंग्रीन कैसे होता है, टिश्यू का डेथ हो गया, बॉडी टिश्यू का डेथ हो गया, वहाँ ब्लड फ्लो नहीं जा रहा प्रॉपर, मतलब इस्कीमिया और कोई सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रखा, इसकी वजह से गैंग्रीन का फॉर्मेशन किसी भी बॉडी की पार्ट में होता है। गैंग्रीन कॉमनली किधर होता है, एक्सट्रीमिटीज। गैंग्रीन कॉमनली अफेक्ट्स द एक्सट्रीमिटीज इंक्लूडिंग टोज, फिंगर्स एंड लिम्स, बट इट कैन ऑल्सो अकर इन योर मसल्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स। गैंग्रीन वैसे कॉमनली टोज में हो सकता है, इट कैन बी ऑन योर टोज बिकॉज इट इज कॉमनली अफेक्ट्स द एक्सट्रीमिटीज। It can be on your toes, on your fingers and limbs. But sometimes it also occur in your muscles and internal organs. Next is, what is gangrene? Gangrene, localized cell death. Just like necrosis, gangrene is also localized cell death, either by obstructed circulation or by superadded bacterial infection. इस्कीमिया की वजह से हो सकता है या फिर कुछ ऐसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। गैंग्रीन इज द डेप्थ ऑफ टिश्यू इन पार्ट ऑफ द बॉडी। उससे क्या होता है, गैंग्रीन कुछ ऐसा दिखेगा, ब्लैकिश डिस्कलरेशन, ग्रे ब्लैकिश डिस्कलरेशन ऑफ द बॉडी टिश्यू, डिस्चार्ज होगा, फॉल स्मेलिंग डिस्चार्जेस होते हैं, उसका डिस्कलरेशन होता है, सरफेस और सब सरफेस। ऊपर का जो सरफेस है उसका हो सकता है और इसके लेयर के जो सब सरफेस है ना, सरफेस मतलब ऊपर, ये जो है सरफेस, सब मीन्स उससे नीचे सरफेस, तो इसका डिस्कलरेशन हो जाता है। कैसे, obstructed blood circulation, that is ischemia, and superadded bacterial infection, this is due to this type. Okay, चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिमाग में आता है कि इज गैंग्रीन कॉन्टेजियस, है ना। तो इसका क्या होता है, पूछता है कि इज गैंग्रीन कॉन्टेजियस, मतलब कांटेक्ट में आने से, कॉन्टेजियस कांटेक्ट में आने से जिसको गैंग्रीन हो रखा है, जिस पर्सन को गैंग्रीन हो रखा है, अगर उसके कांटेक्ट में कोई आता है तो क्या उसको दूसरे को भी गैंग्रीन हो सकता है। तो इसका आंसर है, देयर आर मल्टीपल फॉर्म ऑफ गैंग्रीन, नन ऑफ द फॉर्म आर कंटेजियस और ट्रांसमिसेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। गैंग्रीन के फॉर्म तो बहुत सारे होते हैं, देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ गैंग्रीन, है ना, बट कोई भी फॉर्म क्लिनिकल डायग्नोसिस के बाद ये ऐसा देखा नहीं गया है कि कोई भी फॉर्म जो है गैंग्रीन का वो कॉन्टेजियस है या ट्रांसमिशन हो रहा है एक पर्सन से अदर पर्सन के बीच में। नेक्स्ट, गैंग्रीन का कॉजेज देख लेते हैं। कॉजेज क्या है गैंग्रीन का, तो बहुत सारा, जैसे अभी बताया था, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई मतलब इस्कीमिया,
क्योंकि ब्लड के अंदर क्या रहता है, ऑक्सीजन, है ना। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन रहता है जो कि टिश्यू या सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ब्लड को, ठीक है। और वो ब्लड जो ऑक्सीजन जो प्रोवाइड करता है, फिर और ब्लड क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी टिश्यू या सेल को। फिर इम्यून सिस्टम कंपोनेंट भी ब्लड हमको प्रोवाइड करता है, जैसे जो एंटीबॉडीज होते हैं ब्लड में, वो हमको इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए विदाउट अ प्रॉपर ब्लड सप्लाई सेल कांट सर्वाइव एंड टिश्यू में डीके। कोई भी एक पार्ट है, हमारा बॉडी का सेल है, एक्सट्रीमिटीज है, कोई भी पार्ट है, ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन है, ये यहाँ अगर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है, ब्लड जब आ रहा है तो साथ में ऑक्सीजन लेके आ रहा है ना, सेल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है, यहाँ सेल है उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है ब्लड। और एंटीबॉडीज भी होते हैं ब्लड में जो कि हमारे सेल को इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। तो जब प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो सेल का सर्वाइवल रुक जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगा, है ना, और टिश्यू धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाएगा, खत्म होना शुरू हो जाएगा। दिस इज द वन ऑफ द कॉज ऑफ गैंग्रीन। नेक्स्ट इज इन्फेक्शन। फिर इन्फेक्शन, तो इसमें क्या होता है कि अगर बैक्टीरिया बहुत टाइम तक, है ना, उसको ध्यान नहीं दिया बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरिया अगर ज़्यादा टाइम तक रह गया और उसको सर्वाइव ज़्यादा टाइम तक कर गया, वहाँ पे घर कर गया, है ना, कोई भी एक पार्ट पे अगर बैक्टीरिया घर कर गया वहाँ पे परमानेंटली और उसको अनदेखा कर दिया, है ना, अनदेखा कर दिया, तो इन्फेक्शन क्या होगा, उसको जिस पार्ट पे है, जिस टिश्यू पे है, उसको अपना घर समझ लेगा, घर कर जाएगा, धीरे 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 उससे पनपना शुरू हो जाएगा, है ना। तो इससे क्या होगा, जिससे टिश्यू का डैमेज शुरू हो जाएगा और टिश्यू मरना शुरू हो जाएंगे, है ना, कॉज टिश्यू टू डाई, जिसकी वजह से गैंग्रीन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इज ट्रॉमा, मतलब कहीं चोट लग गया, है ना, तो वुंड कैसा होगा, वो ट्रॉमेटिक होगा, मतलब चोटिल वुंड होता है, जैसे गनशॉट वुंड है, जो है ना, गनशॉट वुंड है, ठीक है, तो वो वुंड ऐसा हुआ जिसमें चोट लगा है, गनशॉट वुंड हो सकता है। या फिर क्रशिंग इंजरी, मतलब कोई चीज़ से दब गया, किसी गाड़ी के नीचे आ गया, दब गया, कुछ भारी चीज़ से दब गया, कार क्रैश से दब गया, जिससे क्या होता है, बैक्टीरिया क्या करता है ना, वो जो टिश्यू रहता है बॉडी के अंदर वाले टिश्यू, डीप टिश्यू को इन्वेड कर जाता है, ठीक है। जब ये टिश्यू इन्फेक्ट हो जाते हैं इससे, तो गैंग्रीन वहाँ पे फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट, ये थे कॉजेज। कॉजेज ऑफ गैंग्रीन हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, दूसरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और ड्यू टू ट्रॉमा, मतलब चोट लग गया। तो अब कहता है होता कैसे, गैंग्रीन कैसे होता है ना, कुछ और है। गैंग्रीन का फॉर्मेशन कब कब हो सकता है, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस, है ना, डायबिटीज़ के केस में, स्मोकिंग ज़्यादा करोगे तो होगा, है ना, स्मोकिंग से मतलब दिस इज द कॉज ऑफ स्मोकिंग। पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज, सीरियस इंजरी और ट्रॉमा, ज़्यादा जोर का झटका लग गया, जोर का चोट लगा, ट्रॉमा हुआ, जोर का चोट लगा है, सीरियस इंजरी हो रखा, डीप टिश्यूज के अंदर हो रखा, तो उससे जब डीपर टिश्यू में चोट लगेगा तो क्या गैंग्रीन होने का चांसेस बढ़ जाता है। डायबिटीज़ पेशेंट में गैंग्रीन का चांसेस बढ़ता है, एथेरोस्क्लेरोसिस होता है ना। फिर ओबेसिटी वाले पेशेंट में गैंग्रीन होने का चांस बढ़ जाता है। फिर इम्यून सिस्टम किसी का अगर वीक हो तो उसमें बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब होगा तो हमारा बॉडी फाइट नहीं करता है। फिर एक है रेनॉल्ड्स फेनोमेना, ये बाद में देखेंगे और इस पर भी बात करेंगे। कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि गैंग्रीन का फॉर्मेशन को डेवलप कराते हैं। सबसे पहले डायबिटीज़, रिस्क फैक्टर्स देखा वो डायबिटीज़। जैसे क्या हुआ, अगर तुम्हारे पास डायबिटीज़, मतलब तुम्हारे को डायबिटीज़ हो रखा है, तो इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो तुम्हारा बॉडी इनफ प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से इंसुलिन हार्मोन का क्या काम है,
कि बॉडी सेल को ब्लड शुगर जो रहता है, जो बॉडी में जो ब्लड में जो शुगर रहता है, वो जब इंसुलिन जो हार्मोन है वो क्या करता है, उसको सेल को देता है। ठीक, तो वो जब इंसुलिन हार्मोन है ही नहीं, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन है ही नहीं तो ब्लड शुगर बढ़ गया। ठीक है, तो डायबिटीज़ में यही होता है कि बॉडी क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता जितना चाहिए। ठीक है, और ये कह सकते हैं कि इफेक्ट इंसुलिन का जो होता है वो उसको रेजिस्ट करता है ना। मतलब मेन बात यह है कि बॉडी में ब्लड जो है, सेल में ब्लड से सेल में शुगर नहीं जा रहा, ब्लड शुगर बढ़ रखा है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हाई ब्लड शुगर लेवल कैन इवेंचुअली डैमेज ब्लड वेसल्स। जब ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा होगा, ब्लड में जब शुगर लेवल ज़्यादा होता है तो ब्लड वेसल्स को वो क्या करता है, इवेंचुअली डैमेज करना शुरू कर देगा। और जब ब्लड वेसल्स जब डैमेज होंगे, है ना, तो क्या होगा, जिस बॉडी पार्ट को वो ब्लड लेके जाना है ना, तो वो या तो कम हो जाएगा क्योंकि वो ऑब्स्ट्रक्शन करना शुरू हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट करने लग जाता है, जिसको ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, इंटरप्ट करेगा, इसकी वजह से कम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इज ब्लड वेसल डिजीज। कुछ ब्लड वेसल डिजीज जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है कि आर्टरी जो ब्लड वेसल आर्टरी जो है वो नैरो हो जाता है। ठीक है, और कैसा हार्डेंड हो जाता है ना। ऐसे क्या होता है, हमारा ब्लड वेसल फ्लेक्सिबल होता है, ब्लड वेसल फ्लेक्सिबल होता है, मतलब अगर ज़्यादा ब्लड हुआ तो वो डायलेट कर जाता है, कम ब्लड जा रहा तो कॉन्स्ट्रिक्ट करके छोटा। जैसे ही ब्लड का अमाउंट बढ़ा तो अगर आर्टरी फ्लेक्सिबल है तो ज़्यादा ब्लड जा रहा तो वो डायलेट हो गया, है ना। पर जब एथेरोस्क्लेरोसिस का केस में ये होता है कि ब्लड वेसल एक तो नैरो हो गया और हार्ड हो गया, मतलब वो डायलेट नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट होते हैं, ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होने लग जाता है, जो कि ब्लड फ्लो को रोक देता है, उसको ब्लॉक कर देता है। दिस इज द रिस्क फैक्टर। डायबिटीज के लिए देख लिया, ब्लड वेसल डिजीज के लिए देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं सीवियर इंजरी और ट्रॉमा। सीवियर इंजरी और ट्रॉमा के केस में क्या होता है, या सर्जरी, तो क्या हुआ, कोई भी एक प्रोसेस है जिससे चोट लगा, जैसे स्किन में चोट लगा तो उसके अंडरलाइंग टिश्यू में अगर, ठीक है, जैसे फ्रॉस्ट बाइट हुआ, है ना, मतलब ठंडा बहुत ज़्यादा हो वहाँ पे, तो उसकी वजह से वो क्या हुआ कि रेडनेस आ गया वहाँ पे और वो पार्ट फ्रॉस्ट बाइट हो गया, है ना। कहते हैं ना जब बहुत ज़्यादा ठंडा कॉन्टेक्ट में होता है कैसा हो जाता है, या तो फिर क्या चोट लग गया, है ना, स्किन के अंदर अंडरलाइंग टिश्यू में चोट लग गया, तो क्या होता है, गैंग्रीन का डेवलपमेंट जो है उसके टाइम पे बढ़ सकता है, गैंग्रीन का डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाएगा। अगर उस टाइम पे रिस्क फैक्टर कब बढ़ेगा, जब इंजर्ड पार्ट पे ब्लड फ्लो कम हो गया, तो इंजर्ड एरिया पे ब्लड फ्लो अफेक्ट करता है। नेक्स्ट दैट इज स्मोकिंग। पीपल हु स्मोक हैव अ हायर रिस्क ऑफ गैंग्रीन। जो लोग स्मोकिंग करता है उसमें गैंग्रीन का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब ओबेसिटी में क्या होता है, ओबेसिटी है तो ऑटोमेटिक, मतलब जैसे ही ओबेसिटी क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्या होता है, हम जब देखते हैं ओबेस पर्सन हो, है ना, तो हम सबसे पहले पूछते हैं हाई बीपी और डायबिटीज़। तो ओबेसिटी और डायबिटीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो जब ओबेसिटी होगा तो एक तो वैस्कुलर डिजीज इनको हो सकता है और डायबिटीज़ हो सकता है। दैट इज ऑब्वियस इन क्लिनिकल प्रैक्टिस वी आस्क एंड वी हैव टू आस्क, वी हैव टू नो इफ वी सॉ एनी ओबेस पीपल देन। तो क्या होता है कि जब कोई ओबेसिटी हो गया, ओबेस पर्सन है, तो उसमें क्या रहता है, डायबिटीज़ होगा, है ना, और वैस्कुलर डिजीज हो सकता है। लेकिन वो जो एक्स्ट्रा वेट है ना, ओबेस का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा वेट जो उसके पास है, उसका स्ट्रेस जो है ना, वो अकेला वो उसका बॉडी नहीं, उसका वेट जो है वो
अकेला नहीं सह पाता तो वो क्या करता है, ब्लड वेसल को, आर्टरीज को, उसको कंप्रेस कर देता है। आर्टरीज कंप्रेस हो गया, क्या ब्लड फ्लो कम हो गया, ठीक है, ब्लड फ्लो कम हो गया। जब ब्लड नहीं जा रहा, ब्लड का काम क्या था, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना और इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करना। जब ब्लड फ्लो किसी भी पार्ट में रुक गया तो उससे क्या हो गया, इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है, ठीक है, इन्फेक्शन का चांस बढ़ गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा, इन्फेक्शन का चांस बढ़ गया। और अगर ब्लड फ्लो नहीं है तो वुंड हीलिंग का प्रोसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, जो कि पुअर वुंड हीलिंग प्रोसेस देयर इज अ पुअर वुंड हीलिंग प्रोसेस ऑफ द दैट पार्ट। ओके, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ओबेस, दैट इज इट इज ओबेसिटी इज अ रिस्क फैक्टर फॉर गैंग्रीन फॉर्मेशन। नेक्स्ट, इम्यूनो सप्रेशन। कुछ इम्यूनो सप्रेसेंट लिया सर्जरी के बाद, है ना, जैसे HIV है, इम्यूनो सप्रेशन क्या होता है, वो आर्टिफिशियल इम्यूनो सप्रेशन कोई लेते हैं सर्जरी के बाद, ठीक है, कोई रेडिएशन करे। और इम्यूनो सप्रेशन में ऐसे क्या हो सकता है कि जैसे किसी को एक इन्फेक्शन हुआ, जैसे HIV वायरस से हो गया, ठीक है, या फिर कोई कैंसर कुछ ऐसा हुआ, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी जब हुआ, तो बॉडी का जो एबिलिटी होता है इन्फेक्शन से और फाइट करने का, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। जैसे अगर HIV है, इम्यून सिस्टम वेरी वीक। इन केस ऑफ ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट विद द इन्फेक्शन, एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन, इज वेरी पुअर बिकॉज ऑफ द immune system not able to fight with the infection and infection, इसकी वजह से इन्फेक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। इम्यूनो सप्रेशन कब होता है, इम्यूनो सप्रेशन HIV के केस में हो सकता है, या फिर आपने कोई कीमोथेरेपी लिया, या फिर कैंसर के केस में, या फिर रेडिएशन थेरेपी ले रहे हैं, तो इसके केस में कम हो जाता है। नेक्स्ट है मेडिकेशन और ड्रग्स दैट आर इंजेक्टेड। इन रेयर इंस्टेंसेस सर्टेन medications and illegal drugs that are injected have been shown to cause infection with bacteria that causes gangrene। अब कुछ हम उल्टा सुल्टा, है ना, बैन जो है, बैन है, इलीगल ड्रग्स है जो हम अपने बॉडी के अंदर उसको इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जो ड्रग्स लेने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, सिरिंज से इंजेक्शन लेते हैं, तो इंजेक्शन लेने से क्या होता है, वो स्टेरिलाइजेशन करते नहीं, है ना, स्टेरिलाइजेशन नहीं करते। किसी का इंजेक्शन से कोई भी ले लिया, वहाँ पे जब वो करते, जब इंजेक्शन जब वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते, तो जिस पार्ट पे बॉडी पे इंजेक्ट करते वहाँ पे धब्बा निशान आ रहा है ना, जिससे वहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है और बैक्टीरिया अपना घर कर गया, और जहाँ जहाँ इन्फेक्शन होगा वहाँ पे गैंग्रीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बैक्टीरिया जहाँ घर कर गया तो हो गया। तो ये भी एक दिस इज द स्ट्रक्चर। टाइप्स ऑफ गैंग्रीन देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ गैंग्रीन में सबसे पहला ड्राई गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ड्राई एंड श्राइपेंड स्किन रैंगिंग इन कलर फ्रॉम ब्राउन टू पर्पलिश ब्लू और ब्लैक। ड्राई गैंग्रीन क्या होता है, जो कि ड्राई रहता है, ठीक है, और कैसा रहेगा, स्किन जो है वो कैसा छिला छिला रहेगा, ठीक, जो कि कलर भी वो थोड़ा थोड़ा ऐसा अभी दिखेगा पिक्चर, स्किन थोड़ा थोड़ा खुरदरा रहेगा और कलर जो है उसका ब्राउन से पर्पलिश ब्लू होता जाएगा, फिर धीरे धीरे ब्लैक हो जाएगा। और ड्राई गैंग्रीन का डेवलपमेंट वेरी स्लोली। ड्राई गैंग्रीन अकर मोस्ट commonly in people who have arterial blood vessel disease such as atherosclerosis on people who have diabetes। ड्राई गैंग्रीन का फॉर्मेशन बहुत धीमा धीमा होता है, वेरी स्लोली, पर ये उन पीपल में होता है जिनको आर्टेरियल ब्लड वेसल डिजीज है, उनको डिसऑर्डर है, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस के केस में और या फिर डायबिटीज के केस में। एथेरोस्क्लेरोसिस के केस में क्या बताया था कि ब्लड वेसल जो है नैरो हो जाता, हार्डन हो जाता, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रहा। तो जब ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रहा, तो स्किन में कोई ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रहा, तो ब्लड ऑक्सीजन नहीं जा रहा, बॉडी सेल को मिल रहा, तो उसका कलर जब धीरे धीरे जब बॉडी का सेल का जब डेथ होगा तो कलर चेंज होता है, पहले ब्राउन कलर होगा, फिर पर्पल ब्लू होगा, फिर लास्ट में ब्लैक होगा। और डायबिटीज वाले पेशेंट में भी बताया था, डायबिटीज में क्यों, क्योंकि इंसुलिन का जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा, है ना, और
ब्लड शुगर लेवल बढ़ने की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा, है ना, और ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएंगे। नेक्स्ट है वेट गैंग्रीन, इसको वेट भी बोलते हैं, जो कि क्या होता है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है अफेक्टेड टिश्यू में। कोई भी एक टिश्यू है जो अफेक्ट हो गया, प्रॉब्लम हुआ उसमें, इन्फेक्शन हो गया उसमें, वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, उसमें स्वेलिंग ब्लिस्टर टाइप का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, और देखने से वेट अपीयरेंस होगा, भीगा भीगा अपीयरेंस हो जाता है, मॉइस्चराइज अपीयरेंस होगा, ठीक है, ये कॉमन फीचर है, स्वेलिंग हो गया, ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो गया। जैसे बहुत ज़्यादा सीवियर बर्न के केस में, फ्रॉस्ट बाइट के केस में, या इंजरी के केस में जहाँ पे चोट लग गया हो ऐसा कुछ, तो उस केस में क्या होता है कि ये वेट गैंग्रीन हो सकता है। ये ज़्यादातर किन लोगों में होगा, डायबिटीज़, ऑफन अकरिंग पीपल विद डायबिटीज अननोइंगली इंजर टो और फुट। जैसे किसी को डायबिटीज़ है, ऑलरेडी उसको डायबिटीज़ है और उसको चोट लग गया पैर में, अंगूठे में, तो उसको क्या वेट गैंग्रीन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऐसे ही ब्लड फ्लो उसका कम है। नेक्स्ट है वेट गैंग्रीन नीड टू बी ट्रीटेड इमीडिएटली बिकॉज इट स्प्रेड्स क्ली एंड कैन बी फैटल। वेट गैंग्रीन को जितना जल्दी हो सके उसको ट्रीट करना होता है, क्योंकि इतना जल्दी फैलता है। ड्राई गैंग्रीन स्प्रेड स्लोली, डेवलप स्लोली, बट वेट गैंग्रीन स्प्रेड क्विकली, क्योंकि स्प्रेड जो इसको करता है, इसको स्प्रेड करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, ये बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करेगा, जैसे जैसे रिप्रोड्यूस करेगा, जितने जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस वो करता है, और ये वेट गैंग्रीन बहुत ज़्यादा फैटल हो सकता है अगर हमने इसका जल्दी से इलाज नहीं किया, जल्दी से ट्रीट नहीं किया इसको, तो बढ़ सकता है। नेक्स्ट, अगर नॉर्मल हमको जानना हो, ठीक, नॉर्मली हमको जानना हो, तो गैंग्रीन क्या होता है, डेप्थ ऑफ टिश्यू इन पार्ट ऑफ बॉडी। ये देखो, ये वेट गैंग्रीन है, हमको दिख रहा है, जहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रखा था, कोई डायबिटीज़ का केस होगा, कुछ ऐसा लोग हो जिसको चोट लगा होगा, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ये वेट गैंग्रीन है इसका, ठीक है। ये ड्राई गैंग्रीन है, जिसका कलर जो है वो ब्लैकिश कलर का हो रखा है ना। ये देखो, ये दिस इज गैंग्रीन, ड्राई गैंग्रीन। एंड डायबिटिक गैंग्रीन का होता है, ज़्यादातर फुट में होता है ना, या फिर इसमें हो रखा है, जो कि बहुत ज़्यादा फैक्टल है। नेक्स्ट इज गैस गैंग्रीन। व्हाट इज गैस गैंग्रीन? ये किसको अफेक्ट करता है? डीप मसल टिश्यू का अफेक्ट करता है। गैस गैंग्रीन टिपिकली अफेक्ट डीप मसल टिश्यू। A bubbly appearance to your skin may become apparent and the affected skin may make a crackling sound when you press on it because of the gas within the tissue. गैस गैंग्रीन कहाँ हो रहा है? डीप मसल टिश्यू के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, अपरेंटली क्या होता है, स्किन जो रहता है हमारा वो जैसे ऐसे अपीयरेंस देता है जैसे वहाँ पे बबल, जैसे कोई प्लास्टिक है उसमें एयर भर दो, है ना, एयर भर दो और उसको बांध दो, देखो कैसा दिखेगा, वही वैसा दिखेगा। और जब उसको हम प्रेस करते हैं, जैसे हम थर्मोकोल को आजकल उसको ऐसे जब ऐसे दबाते हैं कैसे आवाज़ करता है, या फिर वही जो हमने बोला प्लास्टिक में वो एयर फिल कर दो और उसको बांध दो, उसके बाद उसको ऐसे ऐसे दबाओ, किट 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 साउंड करता है, वैसे साउंड करता है, क्योंकि उसके अंदर गैस भरा रहता है डीप मसल टिश्यू के अंदर, तो इसलिए ये इस टाइप का साउंड करेगा। गैस गैंग्रीन इज मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय इंफेक्शन with the bacterium Clostridium perfringens, which develop in an injury or surgical wound that's depleted of blood supply. गैस गैंग्रीन का फॉर्मेशन कैसे होता है? इन्फेक्शन हुआ किसका? बैक्टीरिया का, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया जो, और गैस गैंग्रीन का क्लोस्ट्रीडियम परफरिंजेंस का बैक्टीरिया जो है, क्लोस्ट्रीडियम परफरिंजेंस, ये उसको कॉज करता है इन्फेक्शन को, गैस गैंग्रीन, ठीक है, जो कि कॉज करता है। ये कब होगा? जब किसी को इंजरी हो रखा है या फिर सर्जिकल वुंड है, ठीक है,
जहाँ पे सर्जरी और था वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, तो वहाँ पे गैस गैंग्रीन का फॉर्मेशन होता है सर्जरी, क्योंकि ये पहले बता दिया डीप मसल टिश्यू के अंदर का ये गैस गैंग्रीन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है। ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब हो रहा है यहाँ पे, तो ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। गैस गैंग्रीन का जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो डीप मसल टिश्यू में आ रहा है, जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम परफेरियम, ये क्या करता है, टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो कि गैस को रिलीज करता है, इसलिए इसका नाम है गैस गैंग्रीन, और जिसकी वजह से ये टिश्यू का डेथ होता है। जैसे वेट गैंग्रीन लाइफ थ्रेटनिंग होता है, वैसे ही गैस गैंग्रीन भी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। अब कुछ इंटरनल गैंग्रीन है, इंटरनल गैंग्रीन, ठीक। अगर एक से ज़्यादा ऑर्गन्स को कोई जो गैंग्रीन अफेक्ट कर रहा है तो उसको इंटरनल गैंग्रीन कहते हैं। जैसे इंटेस्टाइन को कर रहा है, गॉल ब्लैडर को कर रहा है, अपेंडिक्स को कर रहा है, तो इसको इंटरनल गैंग्रीन कहते हैं। नेक्स्ट इज ये जो गैंग्रीन है, ठीक है, इंटरनल गैंग्रीन, इंटेस्टाइन का, गॉल ब्लैडर का, अपेंडिक्स का, ये क्या करता है, सेम जब ब्लड फ्लो रुक गया ऑर्गन के अंदर तो इसको गैंग्रीन का फॉर्मेशन हो जाता है वहाँ पे। जैसे एग्जांपल के लिए जब इंटेस्टाइन क्या होगा, इंटेस्टाइन बल्ज होगा, ठीक है, एब्डोमेन से, जिसको हर्निया भी बोलते हैं। हर्निया का होता है इंटेस्टाइन जो है वो एब्डोमेन, ये एब्डोमेन है ना, एब्डोमेन से बल्ज कर गया, ठीक है, और घूम गया, ट्विस्टिंग ऑफ इंटेस्टाइन हो गया। कहाँ, जो भी एब्डोमेन का मसल है, ठीक है, वहाँ पे जो वीक पॉइंट है वहाँ से इंटेस्टाइन बाहर आ गया और घूम गया, ठीक है, तो उसको हम गैंग्रीन फॉर्मेशन कहते हैं। इंटरनल गैंग्रीन की वजह से क्या हो सकता है, फीवर भी हो सकता है और सीवियर पेन हो सकता है, ठीक है। अगर उसको काफ़ी टाइम तक छोड़ दिया गया तो इंटरनल गैंग्रीन भी फेटल हो सकता है। नेक्स्ट है कॉर्नियस गैंग्रीन। कॉर्नियस गैंग्रीन क्या होता है, कॉर्नियस गैंग्रीन इन्वॉल्व जेनिटल ऑर्गन, मेन आर मोर ऑफन अफेक्टेड, है ना, बट वुमेन कैन डेवलप दिस टाइप ऑफ गैंग्रीन। ऐसा नहीं कि वुमेन में नहीं हो सकता, फीमेल में भी हो सकता है, जैसे मेल में हो सकता है, बट मेल में कॉमन है ये कॉर्नियस गैंग्रीन, जेनिटल ऑर्गन्स का गैंग्रीन। Corneous gangrene usually arises due to infection in genital area and urinary tract and cause genital pain, टेंडरनेस होगा, रेडनेस होगा, स्वेलिंग होगा। तो जब यूरिनरी ट्रैक्ट पे जब कॉर्नियस गैंग्रीन जब अराइज होता है, जो इन्फेक्शन होता है उसका, तो यूरिनरी ट्रैक्ट में क्या होगा, जिसकी वजह से जेनिटल्स में पेन होगा, ठीक। जब हम उसको टच करके देखेंगे तो टेंडरनेस रहता है उसमें, है ना, रेडनेस रहेगा, स्वेलिंग रहेगा, इन्फ्लेमेशन भी होगा, ठीक। नेक्स्ट इज प्रोग्रेसिव बैक्टीरियल सिनर्जिस्टिक गैंग्रीन, जिसको मेलेनिक गैंग्रीन भी बोलते हैं, प्रोग्रेसिव बैक्टीरियल सिनर्जिस्टिक गैंग्रीन बोलते हैं। तो ये रेयर टाइप का गैंग्रीन है, ठीक है, ऑपरेशन के बाद होता है, जिसमें क्या होता है, स्किन लीजन हो जाता है जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल रहते हैं, ठीक। पेनफुल स्किन लीजन सर्जरी के 1-2 वीक बाद होता है, ऑपरेशन के बाद इसका फॉर्मेशन या डेवलपमेंट होता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा रेयर है। प्रोग्रेसिव बैक्टीरियल सिनर्जिस्टिक गैंग्रीन, मेलेनिक गैंग्रीन भी इसको बोलते हैं। ऑपरेशन या सर्जरी के 1-2 वीक बाद हुआ, जिससे स्किन लीजन हो रहा है और ये भी वेरी पेनफुल। नेक्स्ट, अगर इसका पैथोफिजियोलॉजी पढ़े, इसका पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी अगर इसका पढ़े
तो पैथो का मतलब क्या होता है? सफर, है ना। पैथो का मतलब सफर, फिजियो का मतलब जो नेचुरल ऑर्गन होगा, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। पैथो फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी मतलब नॉर्मल जो डेवलपमेंट है ना, नॉर्मल जो ऑरिजिन हो रहा था उसमें ऐसा क्या प्रॉब्लम आया, उसको हम स्टडी करते हैं, उसको हम पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। तो इसमें क्या है, पैथोफिजियोलॉजी अगर देखें गैंग्रीन का तो क्या हो रहा है, इनएडिक्वेट एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, अदर न्यूट्रिएंट होगा किसमें, टिश्यू के अंदर, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी अब नॉर्मल हो जा रहा है किसमें, जिसके वजह से क्या हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ अल्सर भी होता है। जब क्या होता है ना कि जब सेलुलर मेटाबॉलिज्म वो एनर्जी बैलेंस को जब मेंटेन नहीं कर पाता है तो सेल डेथ होता है, नेक्रोसिस होता है। कोई भी सेल है उसको ब्लड अच्छे से नहीं जा रहा, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, ऑक्सीजन एक्सचेंज क्या हो रहा, अल्टर हो रहा, मतलब इनएडिक्वेट एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन हो रहा, न्यूट्रिएंट्स हो रहा किसमें, टिश्यू के अंदर। तो उसकी वजह से क्या, जब नहीं मिलेगा हमारी बॉडी को, जब खाना नहीं मिलेगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी अफेक्टेड, दैट इज मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी ऑफ द टिश्यू, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा, अल्सर का डेवलपमेंट हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि जो बॉडी का जो अंदर जो एसिड जो है टिश्यू के अंदर, जो एसिड जो प्रोड्यूस होते हैं उसकी वजह से अल्सर का फॉर्मेशन होगा। तो जब सेलुलर मेटाबॉलिज्म जो है एनर्जी बैलेंस को अगर मेंटेन नहीं कर पा रहा है तो धीरे धीरे क्या सेल डेथ होना शुरू हो जाएंगे, हमें खाना नहीं मिलेगा, धीरे धीरे मर जाएंगे, तो उसको नेक्रोसिस बोलते हैं। लास्ट में क्या नेक्रोसिस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते क्या, अल्टरनेशन इन द ब्लड वेसल एट द आर्टेरियल, कैपिलरी और वेनस लेवल में अफेक्ट सेलुलर प्रोसेसेस एंड कैन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अल्सर, ठीक है। जैसे आर्टरी है, कोई भी ब्लड कैपिलरीज हुआ, आर्टरी हो गया, वेन्स हो गया, ठीक है, अगर उसमें या अल्टर हो गया मतलब ब्लड वेसल नैरो हो गया, है ना, ब्लड कम फ्लो आ रहा, कुछ भी हुआ, उसकी वजह से जब सेल को खाना नहीं मिलेगा तो सेलुलर प्रोसेस अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से अल्सर का फॉर्मेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, साइन एंड सिम्टम ऑफ गैंग्रीन अगर देखें तो साइन एंड सिम्टम क्या होता है, जब गैंग्रीन स्किन को अफेक्ट करता है तो एक स्किन डिसऑर्डर ही, तो नॉर्मली दिस इज स्किन डिसऑर्डर बट इट ऑल्सो इन सम डीप मसल, है ना। तो इसमें क्या होगा, जब स्किन को इफेक्ट करता है तो स्किन में जो साइन एंड सिम्टम जो अपने को देखने को मिलेगा वो गैंग्रीन के केसेस में, उसमें क्या होता है, स्किन का डिस्कलरेशन हो जाएगा, मतलब डिस्कलर होगा, कैसे, पेल से ब्लू, ब्लू से पर्पल, पर्पल से ब्लैक, ब्राउन से रेड, वो कलर जो चेंज होता है वो ये बताता है कि कौन सा गैंग्रीन तुम्हारे को हो रखा, ठीक है। दिस विल शो एंड वी कैन प्रिडिक्ट बाय द कलर ऑफ गैंग्रीन, है ना, फॉर प्रोडिक्शन प्रोसेस, कौन सा गैंग्रीन है वो उसका स्पेसिफिक कलर आता है। तो कलर इसमें क्या होता है कि स्वेलिंग और द फॉर्मेशन ऑफ ब्लिस्टर फिल्ड विथ फ्लूइड ऑन द स्किन, स्किन है, स्किन है, स्किन के अंदर स्वेलिंग आया, इन्फ्लेमेशन हुआ, स्वेलिंग आया, और ब्लिस्टर का जब फॉर्मेशन हुआ तो कैसे हुआ, ब्लिस्टर का फॉर्मेशन कब होता है, तो उसके अंदर फ्लूइड फिल हो जाता है, फ्लूइड भर जाता है, और इससे क्या रहता, जो हम अपने को एक जो डैमेज टिश्यू है, ठीक है, और एक नॉर्मल टिश्यू है, इन दोनों के बीच में क्लियर कट लाइन होता है, वो हमको पता चलता है कि कौन टिश्यू अफेक्टेड है, कौन टिश्यू जो है वो इन्फेक्शन के चपेट में आ चुका है, और कौन टिश्यू नॉर्मल टिश्यू है, दोनों के बीच में वी कैन प्रेडिक्ट, वो हम देख के बता सकते, कोई भी बता सकता। तो गैंग्रीन के केस में क्लियर कट लाइन होता है। और इसमें क्या, जब गैंग्रीन का कहीं पे हो रहा, ठीक है, तो सडन सीवियर पेन फॉलोड बाय अ फीलिंग ऑफ नमनेस, यहाँ पे गैंग्रीन है, ठीक है, तो क्या यहाँ पे पेन भी होगा, ठीक है, पेन होगा, जैसे इस पार्ट में हो गया मेरे को गैंग्रीन, मतलब हो रखा किसी को, इस पार्ट में हो गया गैंग्रीन,
तो ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है, ब्लड प्रॉपर नहीं आ पा रहा, तभी तो हो रहा। नब्स, ऑक्सीजन बॉडी सेल को नहीं मिल रहा, ठीक है, तो ये ब्रेन में, तो इसकी वजह से इसमें क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, सडन अचानक से पेन हो जा रहा, ठीक है। और फिर जब पेन होते होते नंब भी हो जाता, मतलब स्थलता, ठीक है, नंबनेस, सुन्न हो गया ये, पेन बहुत होता है, ठीक है। तो उससे क्या, एक गंदी स्मेल वाली फ्लूइड भी, उससे गंदा स्मेल भी का डिस्चार्ज होता है, वहां से अपने को देखने को मिलेगा, गंदा सा फॉल स्मेल डिस्चार्ज उससे हो रहा है। थिन शाइनी स्किन और स्किन विदाउट हेयर, स्किन है, हेयर है यहाँ पे, ठीक है। अगर जहाँ पे गैंग्रीन का फॉर्मेशन होता है तो स्किन कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, बिल्कुल पतला, क्योंकि इन्फेक्शन हो रखा, तो इन्फेक्शन धीरे धीरे ये जो ऊपर का जो है इसको क्या करेगा कि अफेक्ट करता है, जिससे वो धीरे धीरे छिल जाता है, तो स्किन बहुत ज़्यादा पतला हो गया, ठीक है। और इससे हेयर नहीं रहेगा, हेयर रिमूव हो जाता है। स्किन दैट फील्स कोल्ड और कोल्ड टू टच, जब हम यहाँ पे टच करेंगे, क्योंकि ब्लड सप्लाई है नहीं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी अपने को देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, ब्लड सप्लाई जब प्रॉपर नहीं हो रहा, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी क्या, इस केस में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अफेक्ट हो रहा है, उसकी वजह से क्या वहाँ पे ठंडा फील होगा, है ना। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या हो सकता है, गैंग्रीन, जहाँ पे गैंग्रीन है वहाँ लॉस ऑफ सेंसेशन हो सकता है, नंबनेस एंड टिंगलिंग इन द हेड, झंझनाहट होती है, ठीक, सुन्न हो जाता है, फिर झंझनाहट टाइप का होता है, कभी कभी लॉस ऑफ सेंसेशन भी हो जाता है, मसल वहाँ का वीक हो जाएगा, ठीक है, डिजीनेस हो रहा है व्हेन स्टैंडिंग अप, चक्कर आ जा रहे हैं, जब खड़ा होता है तो चक्कर आता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई कम है, और नब्स जो है वो, फिर क्या, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ऑफ वेजाइनल ड्राइनेस, और वेजाइनल ड्राइनेस जब जेनाइटल, है ना, जेनाइटल्स में अगर हो गया जो गैंग्रीन, तो जेनाइटल्स में जब गैंग्रीन होता है तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, और वेजाइनल ड्राइनेस हो सकता है। नेक्स्ट है, अगर कोई भी आपको कोई एक गैंग्रीन हो रखा है जो कि टिश्यू को अफेक्ट कर रहा है, कहाँ, स्किन के सरफेस के नीचे, जो कि गैंग्रीन, गैस गैंग्रीन हो रखा हो, या फिर कोई इंटरनल गैंग्रीन हो रखा हो, जब इसको आप नोटिस करते हैं तो वो कैसा रहता है, अफेक्टेड टिश्यू कैसा स्वेलन होगा, स्वेलन, जो टिश्यू वहाँ का रहेगा वो स्वेलिंग होगा वहाँ पे, और बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा, और लो ग्रेड फीवर भी आपको आ सकता है, और अच्छा आपको नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा तबियत डाउन है, तबियत आपका ठीक नहीं, तो ये आप नोटिस कर सकते हैं गैस गैंग्रीन और इंटरनल गैंग्रीन के केसेस में। नेक्स्ट केस होता है, कंडीशन होता है जिसको हम कहते हैं सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक तो क्या होता है, सेप्टिक शॉक, सेप्सिस, ठीक, इसमें देखते आगे। सेप्सिस का मतलब क्या होता है कि सेप्टिक शॉक वाला सिम्टम इसमें आएगा जब गैंग्रीनस टिश्यू में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ठीक है, तो क्या वो अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है जो गैंग्रीनस टिश्यू में ओरिजिनेट गैंग्रीनस टिश्यू से हुआ, ठीक है, वो पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाता है, तो कुछ जो साइन सिम्टम होंगे सेप्टिक शॉक के, तो लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, फीवर तो होगा ही, ठीक है, नॉर्मल से कम फीवर होगा, फीवर जैसा लगेगा, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ठीक है, लाइट हेडनेस हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि सर कुछ है नहीं, है ना, क्योंकि लो बी, सांसें
शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लग जाता है और कंफ्यूजन। दिस आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सेप्टिक शॉक, दैट इज लो ब्लड प्रेशर, फीवर, पर वो फीवर नॉर्मल ही होगा, नॉर्मल फीवर होगा, हार्ट रेट फास्ट हो जाएगा और लाइट हेड रहेगा, हैप्पीनेस नहीं रहता है ना, हेड हैप्पीनेस नहीं रहता, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, फिर कंफ्यूजन होता है। तो ये सब साइन एंड सिम्टम ऑफ सेप्टिक शॉक। गैंग्रीन का इन्वेस्टिगेशन में, डायग्नोसिस में क्या करना होता है? सबसे पहले ब्लड टेस्ट हम करवाएंगे। ब्लड टेस्ट में क्या होगा? व्हाइट ब्लड सेल काउंट बड़ा होगा। वो क्या? व्हाइट जब WBC काउंट जब बड़ा हो तो इसका मतलब इन्फेक्शन है, ठीक है। तो जब WBC काउंट बड़ा होगा तो डॉक्टर ये भी आपको कह सकते हैं कि ब्लड टेस्ट को फिर उसको आगे कॉम्प्लिकेट भी करना होता है कि कौन सा बैक्टीरिया है या कौन सा जम्स जो है आपके ब्लड आपके सेल को अफेक्ट कर रहा है, अफेक्टेड पार्ट को। तो कुछ इमेजिंग टेस्ट होंगे, जैसे एक्सरे करवाया जाएगा, CT निकलवाया जाएगा, MRI करवा सकते हैं, ठीक है। जो कि जब इंटरनल बॉडी पार्ट्स में, अगर इंटरनल बॉडी पार्ट्स में अगर हो रखा हो गैंग्रीन तो CT और MRI भी करवा सकते हैं। जैसे कोई ब्लड वेसल्स या बोन्स में कोई हो रखा, बोन्स में होगा एक्सरे करवाएंगे, ब्लड वेसल में हो रहा MRI CT करवाएंगे, ठीक है। तो उससे ये पता चल जाएगा जब हम एक्सरे CT स्कैन और ये सब MRI जब करवाएंगे तो इससे ये पता चल जाएगा कि गैंग्रीन कितना ज़्यादा फैल रखा है। एक्सटेंट ऑफ गैंग्रीन वी कैन नो। इससे क्या कि आपके स्किन के अंदर कोई गैस तो नहीं है गैंग्रीन की वजह से, है ना, वो भी डॉक्टर पता कर पाता है टेस्ट की वजह से। एन आर्टेरियोग्राम इज ए इमेजिंग टेस्ट, ठीक है, जो कि आर्टेरियो पहले ही समझ में आया, मतलब आर्टरी को विजुअलाइज करने के लिए आर्टेरियोग्राम एक इमेजिंग टेस्ट है, ठीक है। जब इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है आर्टेरियोग्राम को, तो क्या होता है, डाई को इंजेक्ट किया जाता है ब्लड में, है ना, और एक्सरे का पिक्चर लिया जाता है कि आपके आर्टरी में ब्लड कैसे फ्लो कर रहा है, आर्टरी में ब्लड कैसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। आर्टेरियोग्राम का काम क्या है? ये आपके डॉक्टर को क्या हेल्प करता है कि आर्टरी में ब्लॉकेज तो नहीं है, ठीक है। जैसे आर्टेरियोग्राम में क्या होता है, एक इमेज फॉर्मेशन का टेस्ट है, जो कि आपके आर्टरी को, तो क्या होता है कि जब ये टेस्ट करते हैं ना, तो जैसे ब्लड है तो उसमें डाई डाल दिया, डाई डाल दिया और फिर एक्सरे निकाल लिया उसका, ठीक है, कि जिस आर्टरी से ब्लड जाएगा वो अपने को आर्टरी दिख जाएगा कि आर्टरी में कितना ब्लॉकेज है, एक्सटेंट क्या है, उससे मिल जाएगा। किसी केस में सर्जरी होता है, सर्जरी परफॉर्म किया जाता है, कभी कभी सर्जरी करके भी पता करते हैं कि गैंग्रीन कितना आपके बॉडी में फैला है, स्प्रेड है, एक्सटेंट ऑफ गैंग्रीन वी कैन डिटरमाइन बाय सर्जरी। नेक्स्ट है फ्लूइड और टिश्यू कल्चर। इसमें क्या होता है, जैसे कहीं पे ब्लिस्टर का फॉर्मेशन हो गया स्किन पे, ठीक है, ब्लिस्टर का फॉर्मेशन किसमें होता है, गैस गैंग्रीन में, है ना। वो कौन परफॉर्म करता है, बैक्टीरिया है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजेंस। तो क्या कर रहा, उसका हम जब बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब हो रखा हमको, और फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब हुआ तो ब्लिस्टर का फॉर्मेशन हुआ तो उसके अंदर फ्लूइड भर जाता है और उसके अंदर बैक्टीरिया रहेगा, उस बैक्टीरिया को हम कल्चर करते हैं, ठीक है, और उसका टिश्यू सैंपल जब हम लेते हैं और उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं और इससे ये पता चलता है कि बॉडी का सेल का जो डेथ है वो कैसा होगा, है ना। तो ये करके ब्लड कल्चर भी करते हैं। नेक्स्ट है इसका मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट, अब जब कोई डिजीज हम पढ़ रहे हैं, कोई अल्टरनेशन पढ़ रहे हैं, कोई इन्फेक्शन पढ़ रहे हैं, कोई इन्फेक्शन पढ़ रहे हैं, तो उसका मैनेजमेंट भी तो हमको जानना है। मैनेजमेंट ये क्या है, मैनेजमेंट ये है कि जैसे कोई भी टिश्यू अगर डैमेज होता है गैंग्रीन से तो उसको रखना नहीं है,
रखना नहीं है, पर इसको आगे बढ़ने से उसको रोकना है, ठीक है। वो प्रोग्रेस नहीं करना चाहिए। वो उससे आपके सीवियरिटी पे डिपेंड करता है कि वो आपका जो गैंग्रीन है वो कितना ज़्यादा सीवियर है, और आपका डॉक्टर ट्रीटमेंट का ऑप्शन आपके सामने रखेगा। सर्जरी भी परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। सर्जरी परफॉर्म करते हैं डेड टिश्यू को, है ना, निकालने के लिए। जो क्या करता है, सर्जरी जब हम करते हैं तो जो टिश्यू जो डेड हो रखा है उसको क्या करते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं। उसको हम सर्जिकल प्रोसीजर को उसको हम रिमूव कर देते हैं, जो कि गैंग्रीन को आगे फैलने से रोक देता है, ठीक है। और जो हेल्दी जो टिश्यू था वो धीरे धीरे उसको जहाँ से निकाले सर्जरी करके, वहाँ से उसको धीरे धीरे हीलिंग प्रोसेस हो जाएगा, मतलब घाव भर जाएगा। कभी कभी क्या होता, अगर पॉसिबल हो तो जो डैमेज हुआ उसको हम रिपेयर भी कर सकते हैं सर्जरी से, ठीक है। और कोई अगर ब्लड वेसल है तो ब्लड वेसल में अगर वो हो रखा है इन्फेक्शन, तो क्या, अगर ब्लॉकेज हो रखा तो उसको हम सर्जरी से निकाल देंगे और वहाँ पर ब्लड फ्लो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, इससे होगा कि गैंग्रीन का फॉर्मेशन रुक जाएगा और बंद हो जाएगा, नहीं फैलेगा। होता क्या है इसमें कि मोर देन वन सर्जरी में बी रिक्वायर्ड टू रिमूव ऑल डेड एंड इन्फेक्टेड टिश्यू। जितना भी जो टिश्यू का जो जिसका डेथ हो गया या इन्फेक्शन हो रखा है जहाँ पे भी, उसको बाहर निकालने के लिए जरूरी नहीं है कि एक सर्जरी में हो जाता है, एक से ज़्यादा सर्जरी हमको परफॉर्म करना पड़ सकता है। मोर देन वन सर्जरी कैन बी रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, इफ रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी इज नीडेड। एक बार सर्जरी हो गया, फिर इसे सर्जरी चाहिए, ठीक है। जब फिर से सर्जरी होगा तो डॉक्टर जो है स्किन ग्राफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो डैमेज जो आपका जो स्किन हुआ है गैंग्रीन की वजह से, उसको डॉक्टर स्किन ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। ग्राफ्ट क्या होता है, उसको टिश्यू को रिमूव करके, जब क्या करता है कि जब स्किन ग्राफ्ट होगा, जैसे ग्राफ्टिंग हम प्लांट में जानते हैं, वैसा ही जब हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में स्किन ग्राफ्टिंग जब डॉक्टर जब करते हैं तो उसमें क्या करता है, किसी भी अदर बॉडी पार्ट से हेल्दी स्किन को बाहर निकाल लिया, सर्जरी कोई प्रोसेस से उसको कट करके निकाल लिया। मतलब कोई ऐसे पार्ट से जहाँ कपड़ा से वो पार्ट हमेशा ढका रहता है, तो वहाँ से निकालो, ठीक है, और उसको कट करके निकालो। ग्राफ्टिंग हम कैसे करते हैं, ग्राफ्टिंग जैसे करते हैं ना, एक प्लांट का पार्ट लेकर दूसरे प्लांट के पार्ट में उसको साथ में वो मिक्स करते हैं, मैच करते हैं, उसको वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। वैसा ही एक जो हेल्दी टिश्यू है, मसल, स्किन, उसको वहाँ से स्किन ग्राफ्ट कर लिया और वहाँ पे अपने जो एफेक्टेड जो था, जैसे यहाँ से पहले यहाँ पे मान लो यहाँ पे गैंग्रीन है, यहाँ पे गैंग्रीन है तो ये पार्ट सर्जरी हुआ इसको, ये जो निकाला तो जो स्किन जो यहाँ पे स्किन खाली जगह हो गया, तो ऐसा हेल्दी स्किन जैसे कोई जो कपड़े के ढक्के के जो पार्ट है, वहाँ से क्या स्किन रिमूव कर दिया और यहाँ पे वही स्किन जितना हुआ जितना रिक्वायर्ड हो उतना ला ग्राफ्टिंग कर दिया। तो क्या होता है, इसको जब यहाँ पे करता है तो वहाँ ड्रेसिंग भी करता है, ठीक है, और कुछ स्टिचेस से इसको, अब जैसे ग्राफ्टिंग करते हैं तो इसको भी बांधते हैं ना, वैसे ही स्टिच लगाना पड़ता है, तो इसमें स्टिच से या ड्रेसिंग करके भी काम चल जाता है। स्किन ग्राफ्ट कैन बी डन ओनली इफ एन एडिक्वेट ब्लड सप्लाई हैज बीन रिस्टोर्ड टू द डैमेज्ड स्किन। अगर ब्लड सप्लाई है ना, एडिक्वेट ब्लड सप्लाई अगर होगा तभी स्किन ग्राफ्टिंग किया जा सकता है। इन सीवियर केसेस ऑफ गैंग्रीन, एन अफेक्टेड बॉडी पार्ट सच एज टो, अंगूठा, फिंगर और लिम्ब नीड टू बी सर्जिकली रिमूव्ड, एम्पुटेटेड। क्या होता है कि मान लो सीवियर अगर गैंग्रीन हो गया अंगूठे में, उंगली में या लिम्स में, जैसे पैरों में, हाथों में, तो क्या होता है कि उसको जितना जल्दी हो सके उसको डायरेक्ट है ना सर्जिकली उसको रिमूव भी कर दिया जाता है, एम्पुटेशन कर दिया जाता है। इन सम केसेस ड्यू में लेटर टू
फिटेड विथ एन आर्टिफिशियल प्रोस्थेसिस। जैसे रिमूव किया, जैसे पैर में था गैंग्रीन, जैसे कोई डायबिटीज का पेशेंट है, सीवियर अगर गैंग्रीन का बहुत ज़्यादा हो रहा, फैल रहा बहुत ज़्यादा, तो उसको क्या करते हैं, कट करके निकाल देते हैं। जैसे किसी को ट्रॉमा हुआ, एक्सीडेंट हो गया कहीं पे, है ना, या डायबिटीज़ की वजह से हो रखा है, तो लिम्ब में, लोअर लिम्ब में, है ना, उसको अगर गैंग्रीन हो रखा है, उसको क्या करते हैं, इन्फेक्शन पूरे बॉडी में ना फैल जाए उससे पहले उसको कट करके निकाल दिया और उसको एक आर्टिफिशियल लिम्ब, आर्टिफिशियल पैर जैसे जिसको प्रोस्थेटिक बोलते हैं, तो उसको अटैच कर दिया, जिससे कि पूरा बॉडी हमारे को प्रॉब्लम नहीं हो। तो उसको लिए, उसको क्या बोलते हैं, प्रोस्थेसिस। आर्टिफिशियल लिम्ब को सर्जिकली रिमूव किया था, एम्पुटेटेड। ठीक है, नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स जो है गैंग्रीन के लिए इंट्रावीनस आईवी देते हैं। इंट्रावीनसली क्या एंटीबायोटिक उसको देना होता है, और कभी कभी ओरली भी एंटीबायोटिक दे सकते हैं। ठीक है, जब इन्फेक्शन हो रखा हो तो एंटीबायोटिक हम यूज़ कर सकते हैं, आईवी दे करके, या फिर ओरल एंटीबायोटिक हम उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इफ़ यू हैव सर्जरी टू रिमूव डेड टिश्यू, अगर जहाँ पे, जिस जगह पे, जिस लोकलाइज्ड एरिया में हमारे को डेड टिश्यू है, अगर उसके सर्जरी से रिमूव करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, सर्जरी के लिए वो जो डॉक्टर रहता है अपने को, वो क्या करता है, एंटीबायोटिक्स अपने को प्रिस्क्राइब करता है। ठीक, और जब तक अंटिल नो फर्दर सर्जरी इज नीडेड एंड योर इन्फेक्शन इज क्लियर, जब तक इन्फेक्शन अच्छे से क्लियर नहीं हो जाए तब तक एंटीबायोटिक चलता रहेगा और कोई भी सर्जरी नहीं होगा अगर जरूरत नहीं पड़ा तो। योर डॉक्टर माइट ऑल्सो प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स टू बी टेकन व्हाइल यू कंप्लीट हार्वेरिक ऑक्सीजन थेरेपी। जब आप ऑक्सीजन थेरेपी हो रहा हो आपका, उस टाइम पे भी आपका डॉक्टर एंटीबायोटिक आपको प्रिस्क्राइब करेगा। नेक्स्ट है क्या, हार्वेरिक ऑक्सीजन थेरेपी। ये क्या होता है देखते हैं, गैंग्रीन के केस में हार्वेरिक ऑक्सीजन थेरेपी क्यों देते हैं और क्या होता है। देखो होता क्या है इसमें, हमने मैनेजमेंट जब हम लोग देख रहे थे तो क्या हो रहा था कि उसमें एंटीबायोटिक की सर्जरी के साथ साथ गैंग्रीन को ट्रीट करने के लिए हार्वेरिक ऑक्सीजन थेरेपी भी हम यूज करते हैं। जब प्रेशर इंक्रीज हो गया और ऑक्सीजन कंटेंट इंक्रीज हो गया, प्रेशर बढ़ रहा, ऑक्सीजन बढ़ रहा है इसके अंदर, तो क्या होगा, ऑक्सीजन बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, तो क्या होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगा। प्रेशर बढ़ा दिया जाता है इसमें और ऑक्सीजन कंटेंट को भी बढ़ा दिया जाता है, तो ज़्यादा ऑक्सीजन जा रहा, तो ब्लड क्या हो गया अपना, ऑक्सीजन में रिच हो गया, मतलब ब्लड में ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा हो गया। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, जब ऑक्सीजन ज़्यादा जा रहा, ब्लड ज़्यादा उसको मिल रहा, न्यूट्रिएंट ज़्यादा मिल, इसकी वजह से क्या, बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। ठीक है, जो कि बैक्टीरिया का ग्रोथ कब होता है, जब ऑक्सीजन या ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होता है, हार्वेरिक ऑक्सीजन थेरेपी के टाइम पे ऑक्सीजन को बढ़ा दिया जाता और प्रेशर दोनों बढ़ा दिया जाता। तो इससे क्या हुआ, बैक्टीरिया का ग्रोथ को रोक दिया और जो इन्फेक्टेड जो वुंड था उसको, वो हीलिंग का प्रोसेस उसका ईजी हो गया। नेक्स्ट, इन दिस टाइप ऑफ थेरेपी यू विल बी सिचुएटेड इन अ स्पेशल चैम्बर which usually consists of tidal table that slides into a clear plastic tube. The chamber is pressurized with pure oxygen and the pressure inside the chamber will slowly rise to above 2.5 times normal atmospheric pressure. Hyperbaric oxygen therapy for gas gangrene generally lasts about 90 minutes. You may need 2 or 3 treatments daily. देखो, हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी, ये नाम से ही पता चलता, हाइपर बारिक इज फॉर प्रेशर, तो हाई प्रेशर है ना, हाइपर मतलब ज्यादा, इंक्रीज है ना, बारिक प्रेशर, तो प्रेशर
हाई प्रेशर ऑक्सीजन थेरेपी इसको दिया जाएगा। वो कैसे होगा? एक स्पेशल चेम्बर रहता है थेरेपी देने के लिए, स्पेशल चेम्बर रहता है, उसमें एक टेबल रहता है, पैडेड टेबल जिसको बोलते हैं, जो क्लियर प्लास्टिक ट्यूब में जाएगा, ठीक है। चेम्बर जो रहेगा वो क्लियर प्लास्टिक ट्यूब में जाएगा, जो चेम्बर रहता है उसमें प्योर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रहता, और जो उसके अंदर का जो प्रेशर रहता है एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो 1 ATM का, उससे 2.5 मतलब 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसका प्रेशर होता है। उससे वो क्या होता है, गैस गैंग्रीन के लिए हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी दिया जाता है, जो कि एटलीस्ट 90 मिनट्स के लिए 2 से 3 बार डेली देना पड़ता है फॉर गैस गैंग्रीन। देखो, अदर ट्रीटमेंट फॉर गैंग्रीन में ऑल्सो इंक्लूड सपोर्टिव केयर इंक्लूडिंग फ्लूइड्स, न्यूट्रिएंट्स एंड पेन मेडिकेशंस टू रिलीव डिस्कम्फर्ट। बाकी वही नॉर्मल डिजीज में जो होता है, अपने को सपोर्टिव केयर करना है, आईवी फ्लूइड देना, फ्लूइड थेरेपी है ना, फ्लूइड दे सकते हैं, न्यूट्रिएंट एमबी मल्टीविटामिन देता है, और पेन रिलीफ के लिए पेन किलर दे सकता है, NSAID देगा। नेक्स्ट, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है फॉर गैंग्रीन? नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है? पूरा टेस्ट लेना और फिजिकल एग्जामिनेशन उसका करना है, ठीक है। पेशेंट को ज़्यादा मोटिवेट ये करना है कि वो बेड रेस्ट में रहे, ठीक है। सिम्टम के हिसाब से हमारे को सिम्टम के हिसाब से उसको ट्रीटमेंट देना है, जैसा सिम्टम वैसा ट्रीट करना है, उसको ड्रेसिंग रेगुलर करना है, ठीक है। और फिर क्या करना है? एडमिनिस्टर्ड मेडिकेशन एज पर डॉक्टर होगा, जैसा डॉक्टर जैसा ट्रीट करते हैं उसी हिसाब से उसको नर्सिंग मैनेजमेंट में यही है कि जैसा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे वैसा ही अपने को उसको मेडिकेशन एडमिनिस्टर करना है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशंस। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस भी जान लेते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है? देखो, गैंग्रीन कैन लीड टू स्कैरिंग और द नीड फॉर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। मतलब एक के बाद एक सर्जरी हुआ, उसके बाद भी सर्जरी करना पड़ सकता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस इन केस ऑफ सर्जिकल, है ना, गैंग्रीन रिमूवल। समटाइम्स कभी क्या होता है कि जो टिश्यू का जो डेथ होता है ना, अमाउंट ऑफ टिश्यू डेथ, जैसे कोई फुट है तो कभी उसको एम्प्यूटेड भी करना पड़ सकता है, निकालना भी पड़ सकता है, तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। फिर क्या होता है? गैंग्रीन दैट इज इन्फेक्टेड विद बैक्टीरिया कैन स्प्रेड क्विकली टू अदर ऑर्गन। मान लो कहीं पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया जिसके वजह से गैंग्रीन का फॉर्मेशन हो गया और हमने उसको छोड़ दिया, तो बैक्टीरिया स्प्रेड बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करता है। बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा है, तो जब रिप्रोड्यूस करेगा तो दूसरे पार्ट में बहुत जल्दी सेटल हो सकता है और कभी जान भी ले सकता है इंसान का। नेक्स्ट, प्रिवेंशन इसका क्या है? प्रिवेंट कैसे करें? तो कुछ सजेशन अपने को दे रखा है, जैसे डायबिटीज़ का मेन जो है डायबिटीज़ केस में केयर करना है। अगर आपने को डायबिटीज़ है, जिसको भी डायबिटीज़ है, तो अपने हैंड और फुट को डेली ये प्रिवेंट करना है कि कहीं कट नहीं लगे, है ना, चोट नहीं लगे, कैसे कुछ ऐसा इन्फेक्शन नहीं हो, ठीक है, रेडनेस, स्वेलिंग या फिर खून का बाहर नहीं आ जाए, कुछ पिन नहीं चुभ जाए, ये सब का ध्यान रखना होता है, ठीक है। और साल में एक बार डॉक्टर को दिखवाना है, ठीक है, हाथ और पाँव को। और ब्लड शुगर लेवल को तो कंट्रोल रखना ही है, जो कि डायबिटीज पेशेंट को रखना होता है, वैसा तो रखना ही है। दूसरा क्या है? अपने वेट को लूज करो, मतलब जो कारण था उसको वो करना, इसी को कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। तो प्रिवेंशन वेट कम करके रखना है। एक्सेस पॉन्स नॉट ओनली पुट यू एट रिस्क ऑफ डायबिटीज but also place pressure on your arteries, constructing fluid blood flow and putting you at risk of infection and slow wound healing। अब जिसका वेट ज़्यादा है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उसका वेट ज़्यादा है, वेट अगर ज़्यादा है तो डायबिटीज़ का चांसेस बढ़ जाएगा, ठीक है। आर्टरी पे प्रेशर पड़ेगा जिससे ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, ठीक है। इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं,
और वुंड हीलिंग बहुत ज़्यादा स्लो होता है। टोबैको का यूज़ नहीं करना है क्योंकि स्मोकिंग वाले केस में होता है, ठीक है। तो ये ब्लड वेसल्स को क्या करता है, टोबैको को डैमेज करता है। और फिर इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है, ठीक है। जैसे कोई भी एक ओपन विंड है, ओपन विंड हुआ तो उसको क्या, ओपन विंड हुआ, जख्म हुआ कहीं पे भी, है ना, कहीं तो ओपन विंड हुआ तो उसको, ठीक है, कोई भी सोप से या वाटर से उसको क्या करना है, वॉश कर लेना है, ठीक है। और उसको हमेशा ये कोशिश करना है कि उसको क्लीन रखें, ठीक है, और वो सूखा रहे, ठीक, जब तक वो पूरी अच्छी तरह से भर नहीं जाता है। वॉच आउट व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप्स, अगर कूलिंग हुआ, फ्रॉस्ट बाइट स्किन के केस में होता है। फ्रॉस्ट बाइट स्किन कैन लीड टू गैंग्रीन, क्योंकि फ्रॉस्ट बाइट क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन अफेक्टेड एरिया में कम कर देता है। अगर आप ये नोटिस अगर करते हो कि आपका स्किन जो है वो पेल हो गया, हार्ड है, कठोर हो गया, ठंडा पड़ गया और वहाँ पे नमनेस हो गया, सुन्न हो गया, ठीक है, कोल्ड टेम्परेचर होने के बाद तो अपने डॉक्टर को कॉल करना, पूछना। तो आपको ध्यान रखना। अब हो गया, थैंक यू, इन्फॉर्मेशन जितना ट्रांसफर कर सकते थे कर दिया, कोशिश किया। ओके, नेक्स्ट दैट इज थैंक यू एंड बाय।